हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ये हमारा चैप्टर चल रहा है। एक वीडियो इसका कवर हो चुका है जिसमें हमने क्या किया था। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट कवर किया था और कुछ बेसिक चीजें आपको बताई थी हमने। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे थे परीक्षा बोध से, परीक्षा अध्ययन से। ओके, अब बारी है एफ ब्लॉक एलिमेंट कवर करने की, साथ में पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट को कवर करने की। चलिए तो करते हैं कवर इनको। ये लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का और इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर लेंगे। इसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव और बचेंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक और वीडियो में बनाना पड़ेगा। ओके, तो बना देंगे ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी। ऑब्जेक्टिव की तो हम लोग अलग से तैयारी करने वाले हैं, उसकी तो चिंता करो ही मत आप लोग। ऑब्जेक्टिव तो आपको अलग से तैयार करवाएंगे। चलिए यहाँ पे आ जाइए। एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। पिछली क्लास में हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी। अब यहाँ हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट से चालू करना है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, सबसे पहला प्रश्न ये आता है। तो दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन f orbital, these are also known as inner transition element because these are present within the transition metals। काफी सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाती है, काफी सिंपल सी डेफिनेशन है, काफी सारी चीजें यहाँ पर हमें बता दी है। सबसे पहली बात कि एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, तो इसका उत्तर ये है कि जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है, ऐसे एलिमेंट को हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनका एक और नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दिस आर प्रेजेंस विद इन द ट्रांजिशन मेटल। ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर ही होते हैं, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। समझाते हैं आपको कहानी क्या है। ये देखिए, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो यहां पे और यहां पे कुछ गैप छोड़ रखी है पीरियोडिक टेबल में। यहां पर लेंथेनोइड्स और एक्टेनोइड्स, जिनको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, यहां पर जाकर फिक्स होते हैं, यहां पर पड़े हुए होते हैं ये लोग। तो ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर ही तो आ रहे हैं। जो डी ब्लॉक होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब ये जो एफ ब्लॉक है उन्हें क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, ये उसके अंदर आते हैं तो हम लोग इसे बोलेंगे इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आई बात समझ में। ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब और आगे क्या है वो देखते हैं। आगे क्या है भैया वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिस प्रकार से हमने डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, उसी प्रकार से इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है वो देखिए जरा। पीछे से स्टार्ट करिए, आप लोग एस से स्टार्ट करिए। यहां पर आपको दिखाते हैं, यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं, लाइट कलर कर लेते हैं कोई सा, ये ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे NS2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टू आएंगे, और टू फिक्स है। NS2। उसके बाद एन में से एक को माइनस करो। अब लगाओ डी यहां पर। डी में जीरो से लेकर सिर्फ और सिर्फ एक तक, या तो जीरो रहेंगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेगा। उसके बाद N-2 F, और एफ में एक से लेके 14 तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की कोई बात नहीं है, दिमाग घुमाने की कोई बात नहीं है। डायरेक्ट आपको इसको याद करना है, सारे बच्चे याद करेंगे इसे, इसको याद कर लीजिए। चलो थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। हिंट क्या देना, समझा देते हैं। ये हमारा होता है ए ब्लॉक। ए ब्लॉक की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दी। जरा डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए किस तरह से करते थे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग NS लिखते हैं, जिसमें 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। उसके बाद हम लोग लिखते थे N-1 और डी। और डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। इन दोनों को साथ साथ याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में दोनों को याद रखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसलिए आपको बार बार ये चीज बताते हैं आपको। तो याद कर लीजिए इसे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नोट्स लिखे हुए हैं जो पढ़ सकते हैं आप लोग। इन एफ ब्लॉक, in F block the electron enters to the inner f orbital first. That's why F block is also called inner transition elements. Electron enter in inner f orbital. तो जो f orbital होता है ना, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन आता है। इनर f orbital जो होती है, जितनी अंदर f orbital होगी उसमें पहले हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, कोई खास बात यहाँ पर नहीं है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, मतलब समझ में आना चाहिए। एफ ऑर्बिटल जो हमारी होगी काफी वीक होती है। एफ ऑर्बिटल जो होती है ना, उसका जो शेप होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। और साथ में जो हमारी एफ ऑर्बिटल होती है उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं यार। आपको बताएंगे आगे। चलिए, तो ये नोट करने वाली बात थी जो आपको समझा दी कि हमारा जो एफ ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, पहले उसमें आता है। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो बनता है वो है लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, और इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आपसे पूछा जाता है। इसको स्टार्ट करने से पहले जरा यहाँ पे आइए और फिर आपको कहानी सुनाएंगे एक। पहले यहाँ पे आइए, फिर आपको एक कहानी सुनाएंगे। जरा नीचे देखो, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स। ये आपको पता होना चाहिए कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हमारे, वो दो भागों में विभाजित कर दिए गए हैं। पहला लेंथेनॉइड, दूसरा एक्टेनॉइड। ये लेंथेनियम से चालू होते हैं तो लेंथेनॉइड बोल दिया, एक्टिनियम से चालू होते हैं तो इसको एक्टिनियम बोल दिया, दो सीरीज बना दी। अब आपको कहानी सुनाते हैं, जैसा कि आपसे वादा किया था हमने कि आपको कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनो। बात है भैया 2022 एग्जाम की। 2022 एग्जाम की बात है, एनुअल एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। तो हुआ था क्या, हमने एक वीडियो बनाया था लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाया था उस समय। यूट्यूब ने फीचर लॉन्च कर दिया था शॉर्ट वीडियोस का, तो हमने बनाया था लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का शॉर्ट वीडियो जो कि सिर्फ 1 मिनट का था। और बच्चों से हमने ये बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है इस चैप्टर से, वो ये क्वेश्चन करके जाओ। लेंथेनॉइड वाला सिर्फ 1 मिनट लगेगी आपको, 1 मिनट में ये वीडियो देख के जाओ। एग्जाम से मान के चलो आप लोग आधे घंटे पहले या फिर 1 घंटे पहले, अच्छे से याद नहीं है 1 घंटा या आधा घंटा, लेकिन बहुत जल्द पेपर, बहुत जल्द वो वीडियो बना के उन्हें दिया था 1 मिनट के अंदर अंदर। तो उस समय वो जो वीडियो था, वीडियो लोगों ने देखा, मतलब आप मानोगे नहीं, आधे घंटे के अंदर उसको 1,000 से ज्यादा बच्चों ने देख लिया था आधे घंटे के अंदर अंदर। और जैसे ही एग्जाम फिनिश हुई, बच्चे आए, हमें मतलब बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आपने जो दिया था लास्ट में उसकी वजह से हमें 5 नंबर मिल गए इस चैप्टर से। तो ये बात है, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है, ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। आप चाहो तो वो वीडियो अभी भी डला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप लोग देखिएगा, शॉर्ट्स में मिल जाएगा आपको वो लेंथेनॉइड वाला। एक और वीडियो बना रखा है हमने छोटा छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते क्या है, डबल सॉल्ट और हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था हमने। जो भी आया था एग्जाम में वो भी हमने बोला था बच्चों से कि उसको भी कर लो, लेकिन शायद उसको तो बच्चों ने ज्यादा किया नहीं था। 250-300 बच्चे ने करके गए थे उस क्वेश्चन को, तो वो भी आ गया था एग्जाम में। तो दो वीडियो बनाए थे, दोनों के दोनों आ गए थे। चलो, आ जाओ वापस अपने टॉपिक के ऊपर, कहानी बहुत हुई। यहाँ पे आ जाओ। जिन बच्चों को देखना है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड 1 मिनट के अंदर अंदर डला हुआ वीडियो, आप चाहो तो वहां पर भी देख लेना, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी अगर रिवीजन करना हो तो देख सकते हो। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज आपको दिखा दी हमने कहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसके बीच में डिफरेंस लिखते हैं, चलो। तो डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 4f सब शेल ऑफ n-2 ऑर्बिटल। तो इसको तो आपको याद करना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f सबशेल में जाता है n-2 ऑर्बिटल की। उसके अलावा बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर 5f सबशेल में जाता है। तो पहला याद कर लो, इसमें 4f आएगा, इसमें 5f सबशेल आएगा। ओके, 4f यहाँ पे आएगा, 5f यहाँ पे आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो सकता है ये। नीचे आ जाओ। दिस एलिमेंट्स कम आफ्टर लेंथेनियम, सो दिस आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक्टिनियम के बाद आते हैं तो एक्टिनॉइड बोलते हैं। लेंथेनियम इसका नाम क्यों, सॉरी लेंथेनॉइड इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि लेंथेनियम के बाद आते हैं। इसका नाम एक्टिनियम क्यों, एक्टिनॉइड क्यों पड़ा, क्योंकि एक्टिनियम के बाद आते हैं। तो ये इसका एक डिफरेंस हो गया, दो डिफरेंस याद करवा दिया आपको। फिर से याद करो, पहला क्या था, 4f सबशेल, इधर 5f सबशेल। इसमें क्या आएगा, इसमें लेंथेनियम से स्टार्ट होते हैं, इधर एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं। फिर थर्ड वाले पे आ जाओ।
थर्ड वाला याद करो। थर्ड वाले में क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनॉइड की वो +3 है। इधर आ जाओ, इधर भी +3 है। दोनों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन इनकी जो बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, +2 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है। इधर देखने जाओगे तो +4, +5, +6, +7। ओके, ये आपकी याद हो गई। तो तीन आपने याद कर लिए डिफरेंस। याद रखना, इधर +3 इधर भी +3, ये तो कॉमन हो गया दोनों में। अंतर किसमें आएगा, बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट में। इधर 2 और 4 आ सकता है, इधर क्या आ सकता है, 4, 5, 6, 7 आ सकता है। चलो इधर आ जाओ, फिर इसको जूम करते हैं। फोर्थ वाला पढ़ेंगे हमारे साथ। एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीज ग्रेजुअली एंड दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये एक टॉपिक है हमारा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, एक टॉपिक है हमारा, टॉपिक जिसे हमें पढ़ना है, जो कि 5 नंबर में आता है। 5 नंबर में आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अभी आप लोग इतना समझो, अभी पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक फिनिश होगा इसके बाद यही करेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही करेंगे हम लोग। लेकिन पहले अभी थोड़ा समझ लो इसको, उसके बाद हम लोग वहां पे मूव करेंगे। अभी आपको ओवरव्यू दे देते हैं क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद समझाएंगे। देखिए होता क्या है ना, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे लेंथेनॉइड सीरीज में, एक्टिनॉइड सीरीज में, हमारा जो साइज होता है वो छोटा होता जाता है। आ रही है बात समझ में, साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। अब साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इसे यहां पर नाम दिया गया है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहां पे होता है। समझाएंगे आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन अभी इतना समझ लो, साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इधर क्या आएगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, लेंथेनॉइड में आएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें आएगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पांचवा याद करो, पांचवा क्या है, लेंथेनॉइड्स हैव स्मॉल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। लेंथेनॉइड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं होती, इतनी क्षमता नहीं होती इनमें। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें एक्टिनॉइड की, तो एक्टिनॉइड जो होता है ना वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं आगे आप लोग पढ़ोगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगला चैप्टर है हमारा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी समझ लो, जटिल जो कंपाउंड होते हैं हमारे, उन्हीं को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ओके, तो कम किसमें होती है भैया, लेंथेनॉइड में। ज्यादा किसमें होती है, टेंडेंसी ज्यादा किसमें होती है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्टिनॉइड्स में। ओके, 6 वाले पे आ जाओ। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में 6 वाला है हमारा, दे आर नॉट रेडियो एक्टिव। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं, लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते, सारे के सारे रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही इसमें ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, जिसका नाम है प्रोमियथम। प्रोमियथम जो है ना, वही हमारा रेडियो एक्टिव है। इसके अलावा कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव जो इमिट करते हैं, रेडियो एक्टिव लाइट जो इमिट करते हैं ना, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो ये रहेगा इसका, जो रेडियो एक्टिव का जो यूज होता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक सिर्फ इतना सा है कि रेडियो एक्टिव जो होते हैं, रेडियो एक्टिव जो होते हैं वो लेंथेनॉइड नहीं होते हैं, सिर्फ एक आदमी है, प्रोमियथम, वही होता है भैया। उसके अलावा एक्टिनॉइड में जो सारे एलिमेंट्स हमारे हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव है। ओके, उसके बाद नीचे आ जाओ। 7th वाला है, शील्डिंग इफेक्ट इज लेस पुअर। ये लेंथेनॉइड जो है ना, उनका शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा कम पुअर है, गरीब है लेकिन इतना गरीब नहीं है। लेकिन एक्टिनॉइड जो होता है ना भैया, ये कुछ ज्यादा ही वीक है। इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो काफी ज्यादा वीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, प्रश्न आ रहा होगा आपके माइंड में। तो आपको बताया था हमने कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसी में शील्डिंग इफेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इसको देख लो, इसको सिर्फ देख लो, याद करने की आपसे नहीं बोल रहे हैं। 7th वाला पॉइंट, 6 पॉइंट याद कर लो अभी। 7th वाला पॉइंट आपको याद करवा देंगे, उसकी चिंता मत करो। एग्जाम में आपको सिर्फ 5 लिखने हैं कोई से भी। 7th वाला पॉइंट हमसे जो बोल रहा है ना कि इसका शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट आपको समझाएंगे जैसे ये टॉपिक फिनिश होगा अपना, शील्डिंग इफेक्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अब उसके ऊपर आएंगे हम लोग। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा होता है फिनिश। 5 नंबर का टॉपिक है, 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है तो यही है। अगर किसी से पूछोगे ना जाके, कोई अच्छा आदमी जिसने एमपी बोर्ड में पढ़ रखा होगा, कुछ अच्छा अच्छा स्कोर कर रखा होगा, उससे पूछोगे कि भैया डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो वो बोलेगा कि लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कर लो, 5 नंबर में आ जाएगा। ये होता है यहाँ पे। चलो, अब डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो पहले आप लोग डेफिनेशन पढ़ लो।
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द सक्सेसिव डिक्रीज इन द आयोनिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। आयोनिक रेडियस बोल दो या फिर नॉर्मल जो रेडियस है वो भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। साइज छोटा होता है जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड में, लेंथेनॉइड जो सीरीज है उसमें आप लोग मूव करोगे ना लेफ्ट से राइट, तब साइज आपका एलिमेंट का छोटा होता जाएगा। तो इसका कारण होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नीचे लिखा हुआ है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज बाय द 4f इलेक्ट्रॉन मेक्स द एटम स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड। क्या मतलब हुआ इसका? इन्होंने एक वर्ड यूज किया है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, वो आपको समझाते हैं। पहले तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया कि भैया साइज छोटा हो रहा है, इसमें कुछ चल रहा है ऐसा कुछ। अब इसको हम लोग समझेंगे कि क्या चीज चल रही है इसके अंदर, कि साइज छोटा क्यों हो रहा है। चलिए, तो ये परीक्षा बोध में काफी अच्छी तरह से यहाँ पे समझाया गया है, तो हमने यही लगा दिया। देखिएगा आप लोग, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन प्रश्न कैसा आता है वो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे हम लोग उसका उत्तर देखेंगे डायरेक्ट। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, interesting feature of the atomic size of lanthanolids is that on moving down the group, या फिर लेफ्ट से राइट आप लोग बोल सकते हो, डाउन द ग्रुप क्या ही बोलोगे, लेफ्ट से राइट बोल सकते हो। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट decrease in atomic size is observed, decrease in atomic size is observed. The shape of f orbital is in such a way that its shielding effect is minimum, its shielding effect is minimum. Therefore on adding extra electron in f subshell only attraction force increases, only only attraction force increases। अब आपको समझाते हैं कहानी, बहुत सारी चीज हमने पढ़ ली, अब कहानी समझाते हैं आपको कि क्या हो रहा है एक्चुअल में यहाँ पे। जरा यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास एक एटम है, एटम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे, हमने सिर्फ एक पॉजिटिव साइन लगाया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। ओके, ये समझना भी मत गलती से भी। ये क्या हो गया, ये हमने कौन सा शेप ले लिया है भैया, रेक्टेंगल ले लिया हमने। इसको क्लीन कर लेते हैं पहले तो। ओके, इसको क्लीन करते हैं, सर्कल ले लेते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे हमने इसकी एक और शेल चढ़ा दी, इसके ऊपर एक और शेल चढ़ा दी हमने, इसके ऊपर हमने एक और शेल चढ़ा दी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए होता क्या है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर ले लेते हैं। ये देखिएगा, यहां पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी हम लोग रेंडमली इलेक्ट्रॉन को चूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह से होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ बताने के लिए आपको इस तरह से बता रहे हैं। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। ओके, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा ये, हम आशा करते हैं। देखिएगा आप, अगर आप लोग अगर आप लोग इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, अगर आप लोग इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो कहाँ पर ऐड होगा? हमारी वैलेंस शेल जो होती है उसमें ऐड होगा भैया, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें तो मान लीजिए हमने जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो यहाँ पे कहीं पर ऐड किया। ओके, तो अब होगा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसके और इसके बीच में। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा साइज जो होगा वो छोटा होता जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उतना हमारा साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि साइज छोटा क्यों हो रहा है, चलो माना हमने ये फैक्टर है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा बढ़ रहा है इसलिए साइज छोटा हो रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन भी तो है यहाँ पर, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी तो है यहाँ पर। कैसे है वो आपको बताते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा ना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। ओके, जैसे कि अंदर जो शील्ड है हमारी, अंदर की जो हमारी शील्ड है, ये जो शील्ड है हमारी ये वाली, इसको लेट से हम लोग बोल देते हैं L2। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं L3, लेवल 3। तो जो लेवल 2 हमारा है, जो शील्ड हमारी है,
वो जो शील्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और L3 जो हमारी है वैलेंस शेल जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो L2 के इलेक्ट्रॉन L3 के ऊपर क्या लगा रहे होंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे होंगे। ओके। तो जितने ज्यादा L2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कर रहेंगे, एक शील्ड बना लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज को छुपा लेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज को वो छुपा के रखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने ही नहीं देंगे। आ रहा है बात समझ में? जैसे चक्रव्यूह आपने सुना होगा, चक्रव्यूह में क्या था, अंदर जो उनके मेन सेनापति थे वो थे, बाहर सेना खड़ी हुई थी। ओके, जो मेन मेन आदमी थे, ठीक है, वो तो अंदर खड़े हुए थे, बाकी जो सेना वाले थे, जो सेनापति उन थे, जो सेना थी हमारी, ठीक है, सिपाही जो थे हमारे वो बाहर खड़े हुए थे। तो ये सब सिपाही है। तो सिपाही क्या कर रहे हैं, सिपाही बचा रहे हैं। सिपाही किसको बचा रहे हैं, जो मेन आदमी है, जो राजा है, उनको बचा रहे हैं ये। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने से ये बचा रहा है। एक शील्ड बना ली इन्होंने, क्या बना ली, एक शील्ड बना ली। तो इसका मतलब है शील्ड बना ली तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा इसका मतलब है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे उतने ज्यादा क्या होता जाएगा, साइज हमारा बड़ा होता जाएगा। तो अब कौन सा फैक्टर बड़ा है ये हमें देखना है। ये चीज सही हो रही है या ये चीज सही हो रही है, दोनों में से कोई एक सी चीज सही रहेगी, बाकी ये गलत रहेगी। बात तो यही है ना। तो देखिए, ये जो शील्ड है ना, ये शील्ड काफी वीक है, पुअर है, पुअर, वेरी पुअर। अब पुअर है तो ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो फीचर हमारा है ये डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ये जो हमारी शील्ड है भैया वो बहुत पुअर है, ये हम लोग बात करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। इसी को बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है भैया सिकुड़ना, ठीक है। ये हो गई बात यहाँ पे खत्म। तो आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना, अभी पूरा क्वेश्चन खत्म करेंगे पहले तो। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब इसके क्या परिणाम निकले। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम। तो देखिए, पहले तो रीजन लिखा हुआ है, रीजन आप लोग पढ़ सकते हो क्यों, ऐसा क्या रीजन है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सारी बात ऊपर लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। अब कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकले, प्रतिफल क्या निकले इसके, तो वो यहाँ पर देखिए। इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, जूम इन कर लेते हैं, पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ। कंसिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में पहला पॉइंट है हमारा, दो पॉइंट हमने लिखे हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो ये हो गया कि साइज हमारा छोटा हो रहा है। तो साइज पहले ही तो छोटे हैं इनके, और छोटे छोटे हो जाएंगे, एटम पहले ही तो छोटे छोटे होते हैं, और छोटे हो गए, तो इनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा। तो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ द लेंथेनॉइड्स इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। ओके। फिर सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन size of M3 plus ion also decreases and there is increases in a covalent character, in a covalent character में इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि एम थ्री आयन जो है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं। तो भैया अगर हमारा मेन आयन डिक्रीज होगा तो, सॉरी मेन आयन नहीं बोलेंगे, मेन एटम जो हमारा होगा वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसके जो आयंस बनेंगे उनकी भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो भी डिक्रीज हो जाए, क्योंकि सभी में +3 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो उनका भी साइज डिक्रीज हो गई होगा। तो M3 ले लो, वो भी डिक्रीज हो ही जाएगा। चलिए, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, देर इज इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर। और यहाँ पर जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे साइड छोटा होगा वैसे वैसे हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर से क्या समझते हो आप लोग, एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोवेलेंट, एक होता है कोवेलेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट मतलब मेटल मेटल के बीच में, मेटल नॉन मेटल के बीच में, वेरी सॉरी, मेटल नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोवेलेंट। और कोवेलेंट मतलब नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम कोवेलेंट बोलते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, क्या हम लोग ऐसा समझ सकते हैं? जी हाँ। तो जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो मेटल है वो क्या बनता जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को बढ़ाता जाएगा। इसलिए हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर लिख रहे हैं। आ रही है बात समझ में? नॉन मेटल का साइज छोटा होता है, तो आपने अगर इसका साइज छोटा कर दिया तो इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हो। हैंस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। MOH,
MOH यहाँ पर और समझा देते हैं आपको, जो आगे लाइन लिखी हुई है MOH। एम मान लीजिए जो भी आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, लेंथेनॉइड के कोई सा भी आपको एलिमेंट लेना हो वो ले लो यहाँ पर, उसके साथ OH लगा दो। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, एम जो होता है हमारा मेटल होता है। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो हमारा मेटल है, मेटल क्या करता है, OH के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, ये बेसिक फॉर्म करता है, ये बेस बनाता है। जैसे हम लोग देखते हैं NaOH, ठीक है, KOH हम लोग देखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर MOH बनेगा। लेकिन जो MOH होगा वो क्या होगा, लेस बेसिक होगा, क्योंकि ये इसकी मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप सभी को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। आगे देखते हैं भैया। ये तो करवा दिया था आपको पिछली क्लास में ना, ये सारे क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में करवा दिए थे। अगला क्वेश्चन एक और आता है हमारे पास, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या अंतर होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या अंतर होता है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के बीच में डिफरेंस बताओ। तो देखो यार, एक दो पॉइंट तो आप लोग मन से लिख सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है तो उसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक बोलेंगे। डी को हम लोग ट्रांजिशन बोल सकते हैं, इसको इनर ट्रांजिशन बोल सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल आप लोग लेना कि यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिख देना इनके, कि यहाँ पर एक प्रोमेथम नाम का कंपाउंड हमने देखा था। यहाँ पर हमने क्या एग्जांपल देखे थे, गोल्ड हो गया, कॉपर होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ये लिख देना, तो बहुत से डिफरेंस बन सकते हैं यार। कलरफुल बता देना कि ये कलरफुल होते हैं। और क्या बताओगे आप लोग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक बन सकते हैं, अगर सोचोगे ना दिमाग से तो बहुत सारी चीज बन जाएगी यहाँ पर। ओके, ये कॉम्प्लेक्स इतनी आसानी से नहीं बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ये रेडियो एक्टिव इतने अच्छे नहीं होते हैं। ये चीज आप लोग लिख सकते हो। तो देख लो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बता देना कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरी करती है। और यहाँ पर बता देना कि इनकी भी वेरी करती है, लेकिन इतनी वेरी नहीं करती जितनी डी ब्लॉक की करती है। ये कैटलिस्टिक कैरेक्टर भी शो कर सकते हैं, ये कैटलिस्टिक कैरेक्टर इतना अच्छे से शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डी ब्लॉक होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। और ये काई के स्टेबल होते हैं, ये तो रेडियो एक्टिव होते हैं। और देख लो, ये काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, तो इतने सारे हमने ले रखे हैं, चार डिफरेंस आप लोग मन से भी लिख सकते हो। काफी सिंपल है ये। चलो, अब बात करते हैं हम लोग, कमर कस लो अपनी, कमर कस लो, क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, पहले तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी को पानी वानी पीना है तो पी लो, ठीक है, माइंड फ्रेश करना है तो कर लो, क्योंकि अब जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, इसमें दिक्कत आनी ही आनी है। अगर आप पहली बार इसे पढ़ रहे हो ना, तो दिक्कत आएगी आएगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, कर देंगे खत्म, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हो वीडियो की लेंथ, खत्म होने ही वाला है बस चैप्टर हमारा। तो देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, अगर बोला जाए कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर अगर सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, डिफिकल्ट रिएक्शन अगर कहीं से होती है तो वो इन्हीं की होती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की डिफिकल्ट रिएक्शन मानी जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो अगर आपको बीच में ऐसा लगे कि यार हमसे तो बन नहीं रहा है, तो ऐसा मत बोलना कि हमसे नहीं बन रहा है, मुझसे नहीं बन रहा है, क्योंकि आपसे ही नहीं बनेगी रिएक्शन। जो पहली बार कर रहा होगा ना, किसी से भी नहीं बनेगी। इवन हम जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनसे भी नहीं बनती स्टार्टिंग में। अब हम क्या पढ़ाते 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 याद हो गई, सब रट लिया हमने। सिंपल सी बात बोले तो यही है, रट लिया हमने सब कुछ भैया। ओके, सब यही करते हैं टीचर्स जो है ना, वो सब यही करते हैं। ये जो रिएक्शन है इनको रटना ही पड़ेगा आपको। और सब यही ज्ञान देते हैं कि आपको रटना ही पड़ेगा, और यही सत्य है इसका। ये दो रिएक्शन को आपको रटना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन एक चीज आप लोग कर सकते हो, जो है ट्रिक। ट्रिक बना के आप लोग याद कर सकते हो, आसानी से याद हो जाएगी। और आपको एंड पॉइंट पता होना चाहिए। एंड पॉइंट मतलब कि क्वेश्चन कैसे आएगा, बस कहानी खत्म। स्मार्ट वर्क लगेगा आपको, और क्या, स्मार्ट वर्क करोगे तो हो जाएगा। चलो, तो तैयार हो जाइए, बस हार नहीं मानना है, पूरा वीडियो देखना है, बात खत्म। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ जाइए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इसकी प्रिपरेशन मेथड, किसको बनाया कैसे जाता है। ओके, तो भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के तीन तरीके, तरीका तो एक ही है लेकिन तीन स्टेप होती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हमें तीन स्टेप फॉलो करनी होती है। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, और तीसरी स्टेप। ओके, तो पहली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे,
हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होगा, फेरोक्रोमेट होगा, और फेरोक्रोमेट से हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे उसे, सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट कर लेंगे। फेरोक्रोमेट हमारे पास होगा, हम उसे सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो सोडियम क्रोमेट आपने कन्वर्ट कर लिया है इस समय, उस सोडियम क्रोमेट को फिर से कन्वर्ट करोगे सोडियम डाइक्रोमेट में। ठीक है, तो बस दो स्टेप में तो हमने कन्वर्जन किया। पहले फेरोक्रोमेट था तो उसको सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट किया, सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब सोडियम डाइक्रोमेट आ चुका है हमारे पास, तो सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या करोगे, पोटेशियम को हटा के, सॉरी सोडियम को हटा के पोटेशियम लगा दो, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आपको याद करवाते हैं। आ, इसको जूम करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो समझ में आएगा। पहली स्टेप आप लोग देखिए, फेरोक्रोमेट, FeCr2O4, ये होता है हमारे पास फेरोक्रोमेट। बैलेंस कर रखा है इन्होंने, आपको भी बैलेंस करना है। ठीक है, फेरोक्रोमेट को आपको कन्वर्ट करना है सोडियम क्रोमेट में, N2Cr O4 में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसे करोगे, तो आपको एक बेस यूज करना है NaOH। पहली स्टेप में क्या यूज करोगे, बेस यूज करोगे। दूसरी स्टेप में क्या करोगे, एसिड यूज करोगे। तो पहली स्टेप में बेस यूज किया, बेस के साथ आपको हवा जोड़नी है। हवा बोले तो अपनी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आपको ऐड करना है। तो जैसे ही आप लोग ऐड करोगे तो सोडियम क्रोमेट आपके पास बन जाएगा, Fe2O3 आ जाएगा, और साथ में वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फेरोक्रोमेट को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, फेरोक्रोमेट को आपने सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बेस आपने जोड़ी यहां पर। दूसरी स्टेप में जो सोडियम क्रोमेट आपने अब जब बना लिया है, उसमें डालो एसिड। उसमें डालो क्या, एसिड। हमारा एसिड डाला तो क्या बन गया, ये सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। लेकिन हमें सोडियम डाइक्रोमेट चाहिए नहीं, हमें तो पोटेशियम चाहिए। ये हमारा सोडियम डाइक्रोमेट है, हमें चाहिए पोटेशियम। तो सोडियम को हटा के पोटेशियम लगा दो। पोटेशियम किसके पास होता है, KCl के पास पोटेशियम होता है, के होता है। तो हम लोग KCl को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो KCl को ऐड करने से K2Cr2O7 हमें मिल जाएगा, और ये इसकी प्रिपरेशन मेथड होती है, खत्म। अब स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी जैसा कि हमने आपसे बोला था, लेकिन अगर आप लोग इसको समझोगे, बार बार लिख लिख के देखोगे, तो आपको याद हो जाएगा। पहले बेस ऐड किया, फिर एसिड ऐड किया, फिर KCl ऐड किया, क्योंकि हमें पोटेशियम चाहिए, सोडियम नहीं चाहिए। ओके, सबसे पहले फेरोक्रोमेट, फेरोक्रोमेट से डाइक्रोमेट बना, सॉरी, फेरोक्रोमेट से हमने सोडियम क्रोमेट बनाया, सोडियम क्रोमेट से हमने सोडियम डाइक्रोमेट बनाया। तो इस तरह से आपको इसको याद करना है। नीचे आ जाइए, नीचे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे तो आती नहीं है एग्जाम में, लेकिन हमने जो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि सबसे इजी है वो लिख दी यहाँ पर। हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, जो हमारा फेरोक्रोमेट होता है ना, सॉरी, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है हमारा, वो हाईली सोल्यूबल होता है गर्म पानी में। अगर गर्म पानी में इसको डालोगे तो वो घुल जाएगा। वो गर्म पानी में कौन सी चीज नहीं घुलती है बताओ, सब तो घुल जाता है गर्म पानी में। तो इसे याद कर लो इसको भी, कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो गर्म पानी में घुल जाएगा, ठंडे पानी में इतने आसानी से नहीं घुलेगा, मॉडरेट होगा। तो ये दो जो सबसे अच्छे फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें लगी, वो हमने शामिल कर दी। बाकी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन फिर भी अगर आ जाए गलती से तो आप लोग अब लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने बनाना सीख लिया इसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हमने बनाना सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ये केमिकली किस तरह से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, बस दो चीज हम लोग देखते हैं, एक तो बनाना सीखेंगे, उसके बाद केमिकल रिएक्शन इसकी देखेंगे। उसी प्रकार से जब हम लोग सोडियम परमैंगनेट पढ़ेंगे उसमें भी बनाना सीखेंगे, और उसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, एग्जाम में जो आता है वही देखेंगे हम लोग, बाकी चीज नहीं देखेंगे। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर के लिए ये आ जाता है, क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट। तो ये भी आप लोग देख लीजिए, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। जूम करने की जरूरत नहीं है, बिना जूम करे ही आपको दिख रहा होगा। तो देखोगे आप लोग, ये टॉपिक यहाँ से निकल के आता है छोटा सा, जो कि 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला टॉपिक, क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट। क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट। अब ये टेस्ट किसके लिए होता है, इट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ आयनिक क्लोराइड। आयनिक क्लोराइड को चेक करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। आयनिक क्लोराइड इसमें है कि नहीं है, आयनिक क्लोराइड, इसे चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। टेस्ट, जो टेस्ट है ना, उसकी भी एक, हम बोल सकते हो कि रिएक्शन है, उसको आपको जो याद करना पड़ेगा। Cr2O7 2 - H+ NaCl, इससे आपको क्या मिलेगा, CrO2Cl2।
क्रोमियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा, CrO2Cl2। याद है हम लोगों ने ये किस में किया था, CrO2Cl2। हम लोगों ने टोलिन की रिएक्शन करवाई थी, तब ये बना था। कौन सी रिएक्शन थी वो, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में से हमने पढ़ा था CrO2Cl2। ठीक है, चलो छोड़ो उसको, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लो, ये जो रिएक्शन है इसको ऐसा कैसा नोट कर लो और याद कर लो, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। ओके, समझाने लायक इसमें कुछ है नहीं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इस तरह से कर लो इसको याद। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की देखते हैं, क्योंकि भैया जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। चलो तो देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आप लोग एसिडिक सॉल्यूशन में इसे रखते हो तो ये क्या बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका भर भर के यूज देखने को मिलता है आपको। इट ड्यू टू द फैक्ट दैट इट प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि भैया जो आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट जो बनाया है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेसेंट ऑक्सीजन ही आपको प्रोवाइड करता है, कितनी बड़ी बात बताई इन्होंने। नेसेंट ऑक्सीजन समझते हो किसको बोलते हैं, ये देखो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन। आपने देखा होगा ऑक्सीजन का ये वाला फॉर्म, ऑक्सीजन जो गैस बोलते हैं हम लोग, O2 होता है क्या, ऑक्सीजन का गैस। ऑक्सीजन गैस को हम लोग O2 बोलते हैं। लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन, जो कि आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगी। रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलती है नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब खाली ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। तो हमें यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन देखने को मिलती है रिएक्शन में। तो कहानी सिंपल है, करना कुछ नहीं है। अब जो रिएक्शन है उसको देख लो, कहानी खत्म। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये बोल दिया कि हमारे पास क्या है, K2Cr2O7 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसमें हम लोग रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 की। एसिडिक मीडियम में लेता है ना हम लोग, एसिडिक मीडियम में काम करता है ये कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे चिल्ला चिल्ला के बोला था, अगर आपने पढ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो। H2SO4 जो होता है हमारा, K2Cr2O7 के साथ यूज किया जाता है, तब जाके एसिडिक मीडियम की तरह बिहेव करता है। ओके, तो जैसे ही आपने इसको रखा, तो ये बात तो समझ जाओ कि ये क्या देने वाला है आपको, नेसेंट ऑक्सीजन देने वाला है। एग्जाम में अगर आप लोग ये गलत भी लिख दोगे ना, ये चीज, ये वाली चीज K2SO4 CR3O CR2SO4 थ्राइस H2O, ये अगर आप गलत गलत भी लिख दोगे और ये सही लिखोगे, ये चीज सही लिखोगे, तब भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको पूरे नंबर मिले, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे अटकता है, यहाँ पे। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है आपको। ये जो बाकी चीज है ना, ये सब बाय प्रोडक्ट है। आ रही बात समझ में, ये सब बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, वही नेसेंट ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। और अगर आपने ये रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, तो अब इसको टेस्ट करते हैं, इस रिएक्शन को देखो अब। देखो इस रिएक्शन को, जो आपने रिएक्शन करी है अभी, आपने क्या किया रिएक्शन में, ये देखो आपने K2Cr2O7 लिया था। ये देखो यहाँ पर K2Cr2O7 आपने लिया था, इसकी रिएक्शन आपने H2SO4 से करवाई थी, तब आपको नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे मिला था। नेसेंट ऑक्सीजन, ओके, नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिला था। तो हमने पहली लाइन में जो रिएक्शन अभी देखी थी वो लिख दी यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको टेस्ट करेंगे। अब हमसे ये कहा गया है कि जो, अगर आप लोग के आई के साथ, के आई के साथ इसको देखते हो, के आई के साथ इसको लिखते हो, के आई के साथ इस रिएक्शन को करवाते हो, तो आपको I2 मिलता है। क्या मिलता है आपको, आयोडीन गैस मिलती है। आयोडीन गैस आपको मिलती है। देखो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, सत्य है ये, लेकिन अगर आप लोग इसको ध्यान से सुनोगे तो मजे भी आ जाएंगे आपको, देखिएगा। हम लोगों से बोला गया था कि आप के आई लो, के आई लो, फिर आप H2SO4 लो, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आपको लेना है, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन ले लो। नेसेंट ऑक्सीजन ले लो आप लोग, जो वहां से हमें मिली थी, यहां से, ये हमने यहां पर लिख दी। अब क्या करो, इससे आप लोग क्या मिलेगा वो देखो। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें क्या मिला, K2SO4 मिला, I2 मिला और H2O मिला। और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है ना, वो है हमारा I2। I2 हमें देखने को मिला। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि के आई से हम लोग I2 बना सकते हैं। याद करो इसको, कोशिश करो याद करने की, के आई से हम लोग I2 बना सकते हैं। ठीक है, तो बस अब रिएक्शन खत्म हो गई, आपको सोल्व करना है, मैथ्स लगाना है यहाँ पर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। ओके, तो देखो आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड में आपको K2Cr2 कितने दिखने को मिल रहे हैं,
K2Cr2 कितने देखने को मिल रहे हैं? K2Cr2O7 एक ही देखने को मिल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं K2Cr2O7 एक लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। फिर से इतने इतने में फोकस करो। जरा आप लोग ये बताओ कि H2SO4 कितने हैं यहाँ पर? H2SO4 कितने हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर 4 और नीचे 3, कितने हो गए? 7 हो गए, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद और क्या बच गया हमारे पास? Ki बच गया। तो Ki कितने हैं हमारे पास? 6 Ki है, तो 6 Ki हमने लिख दिया। ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको मेंशन यहाँ पर नहीं किया है। और आगे देखो, और अब राइट हैंड की बात करते हैं, हम लोग राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं K2SO4 की। तो K2SO4 यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, एक और 3 कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो यहाँ पर 4 K2SO4 हमने लिख दिया। उसके बाद Cr2SO4 थ्राइस हमारे पास सिर्फ एक है, तो हमने यहाँ पर एक लिख दिया। उसके बाद और क्या दिख रहा है आपको? आयोडीन दिख रहा है, आयोडीन सिर्फ 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। और क्या दिख रहा है आपको? K2SO4 हमारे पास, ये तो हो गया हमारा, पानी बचा हुआ है, तो 4 पानी यहाँ पर है, 3 पानी यहाँ पर है, तो 7H2O यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। देखो बता दिया आपको करना कैसे है, अब आपकी जिम्मेदारी है करने की। चिंता मत करो, हो जाएगा, मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप कर लोगे। ओके, चलो। तो ये खत्म हो गया हमारा, K2Cr2O7 खत्म करवा दिया आपका। अब बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की, KMnO4 की बात करते हैं। ये हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा कहानी, और ये सिंपल है, ये उससे सिंपल है। ठीक है, ये 2 स्टेप की कहानी है यहाँ पर। इसको जूम नहीं करते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इसको बनाएंगे स्टार्टिंग से। इसको क्या करेंगे? हम लोग बनाएंगे, तो प्रिपरेशन प्रिपरेशन करेंगे। तो KMnO4 किससे बनता है? पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड से बनता है। पायरोल्यूसाइड और करके आता है हमारे पास, और होता है ये। और एक चैप्टर हुआ करता था हमारे पास मेटलर्जी करके, चैप्टर नंबर 6, वहां पे हम लोग इसके बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब वो रिड्यूस हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, पायरोल्यूसाइड, MnO2 को बोलते हैं पायरोल्यूसाइड। ठीक है, पायरोल्यूसाइड। तो पायरोल्यूसाइड में आप लोग क्या मिलाओगे? फिर से बेस मिलाओगे, पहली स्टेप में बेस मिलाओगे, वहां पर भी बेस मिलाया था, साथ में ऑक्सीजन किया था, वहां पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो पायरोल्यूसाइड से आप लोग क्या बनाओगे? पोटेशियम मैग्नेट बनाओगे, पोटेशियम मैग्नेट बनाओगे। तो K2MnO4 बन गया, पोटेशियम मैग्नेट आपने बना दिया, पानी यहां से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद पोटेशियम मैग्नेट आपके पास जैसे ही बन गया, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट बनाओगे, पोटेशियम पर मैग्नेट बनाओगे। तो क्या करोगे? पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर जो 2 के आ रहे हैं, एक के को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो के को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? Cl यूज करेंगे, Cl2 यूज करेंगे। तो यहां से KCl बाहर निकल जाएगा, ये देखो KCl। हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ KMnO4 बचेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, हमारे पास के सिर्फ एक बचेगा, वही हम चाहते हैं। उसके अलावा आपको शेप देखना है पोटेशियम परमैंगनेट का कैसा बनेगा, तो ये यहाँ पर बना रखा है हमने। इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हो। ओके, ये यहाँ पर खत्म हो गई रिएक्शन हमारी। तो 2 स्टेप है, 2 स्टेप आपको याद करना है। पहले पायरोल्यूसाइड ले लो, उससे आप लोग पोटेशियम मैग्नेट बनाओ, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बना लो, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़े, चैप्टर को खत्म करना भैया आज हमें। चलो, तो लास्ट हमारे पास बचा हुआ है जो टॉपिक, उसको खत्म करते हैं और चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। ऑब्जेक्टिव बचेंगे, ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम लोग करते रहेंगे। चलो, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ओके, इसको कलर चेंज करके यहां से बताते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, फिर से वही बात है, कलर चेंज करते हैं पहले तो। इस बार ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन कलर से लिखेंगे। ओके, तो KMnO4 में आपको फिर से वही करना है, एसिडिक मीडियम यूज करना है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कब करता है? जब आप इसको एसिडिक मीडियम में रखते हो। तो KMnO4 को एसिडिक मीडियम में रखो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? K2SO4 MnSO4, K2SO4 MnSO4, K2SO4 MnSO4। फिर देखने को मिलेगा पानी, और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट इस समय है। तो ये आपने बना लिया, ये आपने क्या किया? बना लिया। अब इसी की हेल्प से, इसी की हेल्प से आपको आगे की कहानी करनी है। आपने KMnO4 लिया, अब मान लो आपको रिएक्शन करनी है किसके साथ? KNO2 के साथ। KNO2 के साथ आपको रिएक्शन करने का मन हुआ, KNO2 के साथ। तो आप लोग KNO2 के साथ रिएक्शन करोगे, साथ में फिर से वही ले लोगे H2SO4। तो क्या बनेगा? यहाँ से K2SO4 बाहर निकलेगा, MnSO4 बाहर निकलेगा, जैसा हमने यहाँ पर किया था वैसा हो गया। यहाँ पर पानी बाहर निकला यहाँ पर,
और KNO2 किस में कन्वर्ट हो गया, KNO3 में कन्वर्ट हो गया। बात आई समझ में? सबसे पहले तो हमने एक जनरल रिएक्शन लिख ली, ये जनरल रिएक्शन हमने इस तरह से लिख ली। अब हमने क्या किया, इसकी मदद से हमने KNO2 को KNO3 बना दिया। ठीक है, KNO3 बना दिया। जैसे मान लो, बस आपको एग्जांपल देते हैं। आप घर में बैठे हो, आप घर में बैठे हो और घर में आपके पास छोटी मोटी गाड़ी है मान लो। गाड़ी वाड़ी को खोल खुला के, नट वगैरह खोल के, कुछ सामान वामान इधर इधर उधर से इकट्ठा करके कुछ ऐसा आइटम बना लिया जो कि आपके काम का है। ठीक है, मतलब कूड़े से, कचरे से आपने कुछ ऐसा आइटम बना लिया जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। तो अब आप क्या करोगे, उसका यूज करोगे। तो बस यही तो बात है, पहले आपने ये बनाकर देख लिया, अब इसको आप लोग यूज कर रहे हो। आपने KNO2 के ऊपर यूज किया तो वो KNO3 में कन्वर्ट हो गया। आपने H2O2 पे यूज किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में? तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, जो कि काफी सिंपल है अगर आप लोग इस तरह से याद करोगे तो। चलिए, तो ये इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो भी फिनिश होती है। तो इस तरह से हम लोग वीडियो को भी एंड करते हैं। पहले देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया, फिर उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। ये हमारा हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये करवा दिया आपको, ये करवा दिया, ये करवा दिया। ओके। तो इस तरह से हमारा चैप्टर तो हो गया फिनिश। ऑब्जेक्टिव बचे हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। पढ़ाई करें आप लोग सभी। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।